नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीयू के रेगुलर में हो आप या सोल से आप कर रहे हो, इंग्लिश ए आपके पास सब्जेक्ट है जिसका पूरा नाम है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ इससे आप 100% इस सब्जेक्ट के अंदर पास हो जाओगे। मैं आपको पहले ये बता दूं, अगर आपने पूरे ईयर अभी कुछ भी आपने पढ़ाई नहीं किया है, आपने अभी इंग्लिश का ई तक भी नहीं जाना है कि भाई इसके अंदर है क्या, इसका सिलेबस क्या है, आखिर चैप्टर्स आते हैं क्या क्या, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज़ आज आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इस एग्जाम्स के अंदर आप ईजिली पास हो जाओगे। जैसा बताऊँगा वैसे ही आपको सेम कर आना है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। आज मैंने आप सभी के लिए कुछ यहाँ पे कुछ स्लाइड्स मैंने ओपन कर लिया है। मैं आपको ए टू जेड सब कुछ समझा दूंगा ताकि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर आए तो आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसओएल की तरफ से आपको बुक्स पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं तो पीडीएफ आपके पास होगी। और जो डीयू रेगुलर से है, चाहे आप एनसी वेब से हो या आप सोल से हो, तीनों का ही सिलेबस सेम होता है। इग्नू में तमाम बच्चों का सिलेबस सेम होता है। तो आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो प्लीज़ कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे चलिए हम पहले बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं इनका क्या रोल है। मैं आपको पहले ये बता दूं, चैप्टर्स का रोल सिर्फ उतना ही है जितना एसओएल का रोल है आपके एग्जाम से प्रिपरेशन करवाने में। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। बाई चांस कभी कभार क्या होता है कि पैसेज जो होते हैं वो उठ कर आ जाता है। आपके पास दो बुक्स है। पहली बुक्स ये है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, कॉन्टेंट्स इसमें देख लीजिए आप, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे टेक्स्ट, एंड दूसरी बुक यहाँ पे देख लीजिए आप, एक ही है। तो जिसमें से एग्जाम्स में आना होता है मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आना है। देखते हैं एक बार। तो दोनों बुक्स मैं आपको पहले इंडेक्स में दिखाता हूँ। ये सब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा हुआ है जब मैं अपने कॉलेज में हुआ करता था। तो कहानी वगैरह आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या इसमें क्या स्टोरी वगैरह है, बट एग्जाम्स में नहीं आता। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसका नाम ही है फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा हो कभी रेफ्यूजीज के बारे में कि एक प्लेस से जब कोई भी इंसान, यानी कि मान लो कोई बाढ़ भूकंप है ना, अर्थक्वेक आ जाए या कोई भी ऐसी डिजास्टर आ जाए जिसकी वजह से उसको एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। मान लो पॉलिटिकल वायलेंस हो जाए उस किसी स्टेट में, मान लो सीरिया से कोई इंडिया में आ जाए, है ना, एंड मान लो कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कुछ किया तो तालिबान छोड़कर भाई, है ना, अफगानिस्तान छोड़कर वो लोग इंडिया में आ जाए, किसी और कंट्री में चला जाए। तो इस कमजोरी के बारे में और इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट चैप्टर के अंदर। क्लियर है। ऐसे ही हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं इसके अंदर, जितने हमारे ट्रेडर वगैरह हैं एंड इन सब की प्रॉब्लम्स को, एंड जो फार्मर्स है भारत के अंदर, जैसे कि 70 to 80% भारत की पॉपुलेशन जो है वो इस टाइम फार्मर्स हैं। डैट मीन्स कह सकते हो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर वर्क करती है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी, कि फार्मर्स की जो कंडीशन इंडिया के अंदर है वो आज भी लोन रीपे करते करते बेचारे कई तो सुसाइड कर लेते हैं, और इसी वजह से सुसाइड रेट भी ज़्यादा है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर जो फार्मर्स हैं इनकी प्रॉब्लम को रेज, यानी कि यहाँ क्या कहते हैं, रेज किया गया है। एंड जो सेल्फ इट इज, ये जो हमारा ये थोड़ा सा मस्त है, इसमें भी बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। इसके अंदर क्या बताया गया इस वाले चैप्टर के अंदर, सेल्फ इट इज के अंदर, इसमें मेनली जो टॉपिक जिस पर डिस्कस किया गया है, क्या हुआ, क्या बोल रहे थे, वोकेशनल सब्जेक्ट इसमें ऐड हो, आई कार्ड काम हो गया, पूछे नहीं। अभी कैसे पूछनी थी। तो ये जो थर्ड चैप्टर है इसका नाम है सेल्फ इट इज। तो ये जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है सेल्फ इट इज, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उन टॉपिक्स पे बात की गई है जैसे कि एक इंसान जब मेंटली डिसऑर्डर, डेट मीन्स कह सकते हो कि आप कि काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा होता है, तो साइकोलॉजिकल ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि हम उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सके और हम पहचान सके कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। एंड जो फोर्थ है उसका नाम ये लेटर्स एवरी पेरेंट एवरी चाइल्ड शुड रीड ऑन चिल्ड्रंस डे। तो बहुत मस्त है ये भी हमारा। तो इसमें जो स्टोरीज वगैरह दिए गए हैं वो तो मस्त है यहाँ पे। एंड इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारी 3 ब्लाइंड मैन डिस्क्राइब एन एलिफेंट। नेक्स्ट क्या है, द घोस्ट ऑफ फिरोजशाबाग। ये सारे इसमें हैं आपके। मेनली जो स्टार्टिंग जो मैंने कुछ आपकी स्टोरी बताई, ये बस आपको पता होना चाहिए, क्या पता कभी पैसेज में ये दे दे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पूरा पैसेज पे बेस्ड पेपर है। अगर आपकी इंग्लिश पे सही पकड़ है, मुझे नहीं लगता कि आप पेपर छोड़ कर आने वाले हो, पूरा पेपर मस जाने वाला है आपका। ठीक है। एक बुक यहाँ पे ये हमारी देख लीजिए, फर्स्ट वाली जो बुक है हमारी, ये देखिए इसके अंदर। ठीक है। होता क्या है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पोएम में से आते हैं। कभी कभार पोएम के स्टैंजा आगे, ये आपकी पोएम दी जाती है, वो भी स्टैंजा के रूप में दी जाती है। ठीक है। कैसे एक अर्वन नाम की पोएम है, वो हो गया, वंस अपॉन अ टाइम पोएम हो गया। तो बस आप पोएम को रीड कीजिएगा, बाकी और इन सब को चीज़ को आप स्किप कर देना।
क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे इसी समझ में आ गया आपको। तो चैप्टर्स को फोकस नहीं करना, मेन चीज़ आपके ग्रामर पे है। एसक्यूएल के द्वारा एक सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया है इस लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पेपर के लिए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप इस पैटर्न को समझ जाइए और इस जो सैम्पल पेपर दिया गया है आप पहले इसको सोल्व कर लीजिए एक बार, ताकि एग्जाम देने से पहले आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, उसमें सोल्व सब कुछ, तो इससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की फॉर्मेट की। तो क्वेश्चन 1 जो होगा उसके अंदर अनसीन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा जाएगा, जो कि 15 मार्क्स में आने वाला है। एंड क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा उसमें टोटली ग्रामर होगा, जो कि 10 मार्क्स के अंदर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें अनसीन लिटरेरी टेक्स्ट होगा। डेट मीन जो आपकी बुक्स मैंने आपको बताया, ये जो दोनों बुक्स बता रहा हूँ मैं, इस बुक्स में से कोई सा भी ड्रामा कोई हो गया है ना, जैसे कि कोई पोइट्री हो गई, किसी ने कोई पोयम लिखा हो, तो उनकी पोयम की स्टैंजा दी जाएगी, जिससे कि आपको उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो अनसीन लिटरेरी टेक्स्ट हो गया इसमें। ठीक है। एंड जो फोर्थ है हमारे पास वो है अनसीन लिटरेरी टेक्स्ट, इसमें कोई फिक्शन वगैरह पूछा जाता है आपसे। एंड जो फिफ्थ है उसमें कंपोजिशन आता है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन जो है उसका लिंक किसी ऊपर के क्वेश्चन से है और आपको उसका आंसर देना है। तो इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पे 75 मार्क्स का पूरा पेपर आता है ये, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। क्लियर है। यहाँ पे एक बार मैं आपको क्यों ना इसका पूरा फॉर्मेट जो है समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द गिवन पैसेज आंसर द क्वेश्चंस बिलो। आपको ये पैसेज दिया गया है, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए इस पैसेज को रीड करने का। रीड करने के बाद आपको जस्ट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि ये कहना क्या चाह रहा है पैसेज, क्योंकि पैसेज समझ गए तभी आप इसके आंसर को दे पाओगे, क्योंकि 15 मार्क्स में आया हुआ है ये। मैंने इस पैसेज को रीड किया, इसमें जस्ट ये कहा जाता है कि आपने अगर ये सुना हो अमेरिका की पूरी कहानी, जहाँ पे ब्लैक और वाइट में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था और फ्रीडम के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया अमेरिका ने, तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उनके द्वारा स्पीच दी गई है, उसी स्पीच को आई हैव अ ड्रीम नाम से मतलब कि एक टाइटल दिया गया है और उसी स्पीच को यहाँ पे दिया गया। ये एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसको पढ़ोगे तो सेम इसमें वही बात कही जा रही है कि जो अमेरिकन पीपल है उनके बीच में जो ब्लैक और वाइट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, उनको उस मुद्दे को राइज किया गया है इसके अंदर। जितने भी अमेरिकन हैं उनके बीच में फ्रीडम्स को प्रमोट किया गया है। तो ब्लैक मैन और एज वेल एज वाइट मैन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन वो, प्लस दूसरा है फ्रीडम की बात कही गई है। तो इस पूरे पैसेज को आप पढ़ोगे तो अमेरिका की पूरी कहानी और अमेरिकन पीपल्स के बारे में इसमें बात की गई है। तो जैसे ही आप नीचे क्वेश्चंस के ऊपर आते हो तो फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया आप सभी को, क्या कहा गया, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द पैसेज दैट यू जस्ट रीड। जो भी आपने पैसेज पढ़ा है उसके बारे में बताना है कि ये पैसेज क्या है, एक स्पीच है, कन्फेशन है, फ्री वर्ड्स एंड पोएम है, कोई लेक्चर है। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया ये एक स्पीच है। जब आप गूगल पे आओगे इसको आप सर्च करना है एक बार, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये दिया गया, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। और यहाँ पे देखिए अब ये कब दिया गया है, ये दिया गया है 28 अगस्त 19 कब दिया है 63 को, और ये दिया गया है वाशिंगटन DC के अंदर, जो कि अमेरिकन कैपिटल है। ठीक है। ये देखिए पूरा वही ये स्पीच है यहाँ पे। और इस स्पीच को एक तरीके से मतलब काफ़ी हिस्टोरिकल माना जाता है, जब अमेरिकन लोगों के अंदर वाइट और जो ब्लैक है उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए ये स्पीच दी गई थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। इसमें बहुत सारे लोग इसमें गैदरिंग हुए थे। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो एक चीज़ हमने समझ लिया यहाँ पे। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो इस पैसेज में से ही पूछा जाता है आप सभी से क्वेश्चन। जैसे कि मान लो कि सेकंड पढ़ोगे आप, तो ही इज़ द टारगेट ऑडियंस फॉर द गिवन पैसेज, कि इसके टारगेट ऑडियंस कौन सी है ये पूछा गया आपसे। अब बाई चांस मान लो कि आपको पैसेज समझ में ही नहीं आया कि किन लोगों की बात हो रही है, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो कोशिश आपको यही करनी है, तो पहले पैसेज के 2-4 लाइन से पूरे पैसेज का मतलब समझ लेना है। अच्छा भाई, पैसेज में इस चीज़ की बात हो रही है, अब मैं इसका आंसर सिंपल दे दूंगा या दे दूंगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखोगे तो इसमें मेनली जो टारगेट ऑडियंस है वो है अमेरिकन पीपल। और कौन से, जिसमें ब्लैक और वाइट को ब्रदरहुड की तरह यानी कि भाईचारे की तरह रहने की बात की गई है और उनके फ्रीडम की बात की गई है। तो मेनली अमेरिकन पीपल। क्लियर है। तो अमेरिकन लोगों को इसके अंदर ऑडियंस, इसमें मेन जो है टारगेट ऑडियंस है। क्लियर है यहाँ पे। वैसे ही जो आप थर्ड पॉइंट देखोगे इसके अंदर भी आपको एक लाइन दे दिएगा यहाँ तक पूरा, और ये लाइन पूरी उसकी है। इस पैसेज के अंदर से लाइन उठाकर आपसे ये कह दिया गया है, ये पूरी लाइन जो, इट इज़ ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन इस, किसके बारे में, प्रोमिसरी नोट। अब इसमें जरा आप देखोगे तो यहाँ पे निगरो की बात की गई है।
निग्रो। निग्रो कौन है? निग्रो वो लोग हैं जो अमेरिका के अंदर ब्लैक लोगों को, यानी कह सकते हो कि जो काले लोग हैं अमेरिका में, उनको कहा जाता है जिनकी स्किन थोड़ी ब्लैक है, क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ा है ना, थोड़े जैसे कि अफ्रीका में हम देखते हैं उस तरीके से। तो जो निग्रो लोग हैं उनके बारे में जो कहा गया है उसी पैसेज के अंदर, उसी का आंसर आपको इस वाले सी वाले को पॉइंट में देना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं। यहाँ पे क्लियर है आपको? चलिए यहाँ पे एंड ये हो गया हमारा। इसमें सारे इन क्वेश्चन के आपको आंसर देना है जो जिसमें पूछा गया है। नीचे एक क्वेश्चन और दिया जाएगा, सिनेमस के बारे में आपने सुना होगा, सिनेमस हो गया, एंटेनमस हो गया। ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पर्यायवाची का नाम सुना होगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये हमने हिंदी में किया है। जो पर्यायवाची शब्द होता है, क्योंकि एक वर्ड जो उसी के ठीक सिमिलर कोई दूसरा वर्ड जिसका मीनिंग सेम हो, उसी को कहा जाता है सिनोनिम्स। ठीक है, अब सिनोनिम्स के लिए कुछ वर्ड यहाँ पे दिए गए, कौन कौन से दिए हैं? जैसे कि इन एडुकेट दिया गया है, इसका मतलब क्या हो सकता है? ठीक अपोजिट में इसके देखो, इन एडुकेट का मतलब होता है कोई काम कंप्लीट ना होना, तो इसको हम इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं। चांस, चांस यहाँ पे वर्ड दिया गया है, तो चांस के लिए कोई ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी कह सकते हो आप, है ना। तो कोई अलग अलग यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो गया, पॉसिबिलिटी भी, चांस में पॉसिबिलिटी भी आ सकता है ना। जो जो आपके लिए कोई इजी वर्ड्स हो सकते हैं, तो कोई हार्ड वर्ड नहीं होता, बस सिनोनिम्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ पे? तो इन एडुकेट का हो गया इनकम्प्लीट, चांस का हो गया पॉसिबिलिटी हो गया, या आप इसको अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो। एंड सेक्ट मतलब होता है पवित्र, पवित्र को हम होली भी कहते हैं। ठीक है, एंड टायर्डनेस, टायर्ड मतलब थका हुआ होना। ठीक है, वो कोई इंसान थक जाता है तो इसको हम एग्जॉस्टेड भी कहते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही सारे वर्ड्स होते हैं, ये काफ़ी अलग अलग वर्ड्स पूछे जा सकते हैं आपसे, बट ये सारे वर्ड जो होते हैं ये आपके पैसेज में ही गिवन होते हैं, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसका पर्यायवाची शब्द, यानी कि जो इनएडुकेट बता रहा हूँ मैं, इसका यही मतलब यही होता है जो इनकम्प्लीट का मतलब होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ई पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज डॉक्टर किंग्स ड्रीम, ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, और ये 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपको मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर किंग्स जो हैं उनका ड्रीम क्या है उसके बारे में बताना है। अब जरा यहाँ पे देखिए आप, डॉक्टर किंग कौन है वो पता है ना आपको? जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, इन्हीं का शॉर्ट में नाम दिया गया है। व्हाट इज डॉक्टर किंग्स, क्या इनका ड्रीम क्या है? देखो, इनके द्वारा जो स्पीच दिया गया था, इनके द्वारा, इन्हीं का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके द्वारा एक स्पीच दिया गया जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। और इनका जो ड्रीम है वो अमेरिकन पीपल को लिए है, यानी कि जो अमेरिकन लोग हैं उनके लिए है। और है क्या ये कि ये अमेरिका को एक ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं, है ना, एक महान अमेरिका बनाना चाहते हैं। और सभी लोगों के बीच में, जो ब्लैक और जो वाइट है, उनके बीच में ये जो डिस्क्रिमिनेशन उनको ख़त्म करना चाहते हैं, और सभी लोगों में फ्रीडम चाहते हैं। ये काले हो या गोरे हो, सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसकी ये बात करते हैं यहाँ पे। तो इन्हीं का ये ड्रीम है। तो इसी चीज़ को आपको इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा गया है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, एंड इसमें क्या क्या, जब भी इसमें एक देखो क्वेश्चन में ये आपको पॉइंट बताया गया है कि जब भी इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे तो इसके अंदर आपको ये दोनों पॉइंट को लिस्टेड करना होगा। क्यों? कि मान लो ये 3 नंबर का है, ये 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो पहले आपको लिस्टिंग करनी है। एनी वन डिमांड ऑफ डॉक्टर किंग, सिंपल है, डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना एंड फ्रीडम की डिमांड करते हैं ये, तो कोई एक डिमांड बतानी है इनकी, और आइडेंटिफाइंग द बेसिस फॉर हिज डिमांड्स एंड डिफाइनिंग द ड्रीम, प्लस इनके जो ड्रीम है इनके उसको आपको डिफाइन भी करना है, इसलिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको वो नंबर जो मार्क्स है उसको ब्रेक करके हमें बताया गया है कि कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब ऐसे ही हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, और जस्ट ये टोटली आपके ग्रामर पोर्शन पे वेस्ट है। अगर आपको ठीक आपकी सेंटेंस पे पकड़े, मान लो आपको टेंसेस एंड मोडाल्स वगैरह पे अगर सही आपकी ग्रिप है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड होने वाला है, बहुत ईजी होता है। इसमें करना क्या आपको होता है, सबसे पहले इन लाइन्स को एक बार पढ़िए, और इनके जो आंसर्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। इसमें से कोई एक होगा इसके अंदर, मैंने जस्ट इसके आंसर्स भी आपके लिए लिख दिए हैं। जैसे कि लीचीज़ है, तो ये कोई एक सिंगुलर तो है नहीं, ये तो एक प्लूरल है, जहाँ पे एक नहीं बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या है? आर। ठीक है, तो लीचीज आर सेगमेंटेड वर्म्स विद सक्शन कप्स एट ईच एंड। जैसे आप इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ये इतनी बहुत ईजी होते हैं, जैसे 5th 6th क्लास में क्या करते थे ये सबसे यार। ठीक है, एंड तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं उन सबके मैंने आंसर लिख दिए। यहाँ पे देखो, आर इसका भी आंसर है। ठीक है, एंड हैव आर, लीव, सर्च, वांटेड, हैव आर, तो इन सब के आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो वैसे ही आपको समझ कर लिखना है, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, टेंसेंस की पकड़ करनी है, क्योंकि इसके अंदर ये जो वर्ब होते हैं हमारे, ये हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है इनको, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, किसी को इंटेरोगेटिव पूछा जाता है, किसी को कंटिन्यू टेंस में, किसी को इंडेफिनिट टेंस में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इससे भी नहीं आता तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है टेंसेस के लिए, तो टेंस की वीडियोज़ देख लीजिए आप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैंने एक मोडाल्स की वीडियोज़ भी बना रखी है, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बच्चों को दर्द दे सकता है। क्वेश्चन क्या है? एडिट एंड रीराइट द फ्लोइंग पैसेज टू रिमूव एरर्स, देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द 5 पार्ट्स ऑफ दिस पैसेज। आपके सामने एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज के अंदर आपको एरर को फाइंड करना है और एरर्स को फाइंड करने के बाद आपको रीराइट करना है। तो जैसे ही आप इसको पढ़ोगे, यहाँ पे देखो ए पॉइंट दिया गया है, ये यहाँ पे सामने आप एक पैसेज है पूरा, इसके अंदर कुछ एरर्स हैं। अब ये एरर्स कौन से हैं, ये चीज़ ग्रामर से पता चलती है भाई। अरे भाई ग्रामर अगर ठीक है तो समझ में आ जाएगी। ठीक, इसमें कोई वोकैबुलरी है तो वो गलत है, हेल्पिंग वर्ब है वो गलत है, कोई मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म कहीं पे ये मिस्टेक दी हुई है इसके अंदर। जैसे कि द अदर डे वी डिस्कस द सेटिंग अप, आप देखोगे यहाँ पे जो डिस्कस लिखा हुआ है इसके अंदर आने वाला है डिस्कस्ड, सिंपल है, थर्ड फॉर्म आने वाली है। बस यही चीज़ हमें फाइंड करना है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसके जो आंसर है मैंने इसमें सिंपल इसमें लिख दिया है। जैसा कि देखिए तो कहीं पे टॉक्ड तो टॉक्ड आएगा, वर वीगन। जैसे यहाँ पे देखिए मैं चीज़ दिखाता हूँ आप सभी को, ये देखिए दैट वुड गवर्न लिखा हुआ है सिर्फ, बल्कि यहाँ पे गवर्निंग आएगा। ठीक है, तो जो जो यहाँ पे मिस्टेक्स है मैंने यहाँ पे दे दिया, बट ये तो जस्ट एक एचओडी के द्वारा प्रोवाइड किया गया, या तो इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे उनके फॉर्मेट सेम होने वाले हैं। अगर फॉर्मेट समझ जाते हो आप तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, इनका आंसर्स मैंने इसमें दे दिया है। ये जो पीडीएफ है, इन पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। आप चैनल जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है प्लीज़ उसमें ज्वाइन हो जाना, उसके लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द गिवन पोएम आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये जो अर्वन है ये एक पोएम है और ये काफ़ी अच्छी पोएम है ये। तो इसको भी अगर आप सर्च करते हो इस पोएम को तो आ जाइए आप, मैंने इसको सर्च कर रखा है यहाँ पे, ये देखिए ये निसिम द्वारा ये पोएम लिखी गई है, जो कि एक इंडियन जूइश पोएट है ये देखिए। ठीक है, ये जो एक बहुत अच्छी नोट्स है ये इनके बारे में, जो अर्वन पोएम है उसके बारे में। तो इस वाले नोट्स को भी टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा मैं, फ्री है, कोई पेड नहीं है ये। जो फ्री है मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, जो पेड से वो नोट्स हैं जो वो पेड होती है, बाकी ये सब फ्री है। इनको टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड मैं करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक इंडियन जूइश पोएट है, इन्होंने अर्वन नाम की एक पोएम लिखी थी। तो उसी पोएम को आपको पहले आपको समझना है कि इस पोएम में ऐसा क्या है। ये देखिए, ये रहा, द हिल्स आर ऑलवेज फार अवे। ये सारी इनकी इस लाइन से स्टार्टिंग होती है पोएम ये, और यहाँ पे इन पोएम को डिफाइन किया गया है। अर्वन लाइफ बोथ एज सेटिंग एंड सब्जेक्ट मैटर। जैसे आप इसको पढ़ोगे एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है कि किस तरीके से एक अर्वन को बनाने के लिए लोगों ने ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जहाँ पे लोग नहीं है कोई एक अर्बनाइजेशन हो ही नहीं सकता। डैट मीन्स कैसे, तो उसको डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अर्बन या रूरल जब हम ये पढ़ते हैं तो मेनली हम एक सिटी को अपने माइंड में लेकर आते हैं। तो अर्बन लाइफ्स को पूरा इसके अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इस पूरे पैसेज के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो। आप कह सकते हो कि जो मुंबई है उसको एक मिनी इंडिया कहा जाता है, छोटा सी इंडिया, पूरा भारत वहीं बस जाता है। अलग अलग तरह के लोग हैं भाई वहाँ पे, है ना। तो जो नसीम है इन्हीं के द्वारा ये अर्बन पोएट, ये कह सकते हो कि अर्बन जो लिखी गई ये पोएम, तो ये अर्बन के पोएट यही है। एंड इस पूरे पोएम को उन्होंने डिफाइन किया। इनमें जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से, आप यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द स्पीकर इन स्टैंजा। पहले आपसे टोन पूछा गया है, यहाँ पे एंग्री है, होपफुली है, कंफर्टिंग है और होपलेस है। अब जरा इसमें देखोगे आप तो इनमें से, अब देखो जब भी आप पैसेज को पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग के प्लीज कम से कम 2 से 3 लाइन तो जरूर समझ जाओ। देखो इसमें क्या, द हिल्स आर ऑलवेज फार अवे, होपलेस से हो रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है होपलेस। ठीक है, तो जिस तरीके से देखो कभी कभार टोन क्या होता है कि किसी स्टैंजा में अलग होती है, किसी स्टैंजा में अलग होती है। ये चीज़ जैसे आप पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पैसेज में से ही पूछे जाते हैं, जो ऊपर ये दिए गए हैं, यानी कि स्टैंजा जो दिए गए हैं ये इनमें से ही पूछे जाते हैं। टॉपिक को समझ गए, इनका आंसर आप इजिली दे दोगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपके सामने ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे दे दिया गया है, डेट मीन्स एक पैसेज पूरा दिया गया है। सेम इसी तरीके से इस पैसेज को भी रीड करना है, और इस पैसेज को रीड करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये थोड़ा पहले वाले से इजी है जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है और इनके आंसर आपको इजिली इसके अंदर मिल जाने वाले हैं। जैसे हम क्लास 11th-12th में पैसेज को ढूंढते थे ना, सेम इस तरीके से इसको भी करना है आपको। लेकिन इसके बाद एक चीज़ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन जो 5th वाला क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, कि 4th क्वेश्चन में भी सेम वही करना है आप सभी को जो इसमें दिया गया है, इजीली आप इसमें से कर लेते हो। लेकिन जो 5th क्वेश्चन होता है इसमें देखिए क्या करना है आपको, अटेम्प्ट एनी 2 कंपोजिशन क्वेश्चन। ये वही कंपोजिशन क्वेश्चन है जिसका लिंक किसी पैसेज से होता है।
कोई 2 करना है, 3 दिया गया आपको सभी को, ठीक है। फर्स्ट में क्या कहा गया आपसे, ए वाले ऑप्शन में, इमेजिन यू आर द पर्सन रेफर्ड टू एज ही हिम इन द पोएम। आप एक पर्सन हो जिसको रेफर किया गया है अर्वन जो पोएम है उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने देखा इसमें। तो राइट अ शॉर्ट पर्सनल एसे डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ एंड योर लाइफ इन द सिटी। एक सिटी के अंदर अपने लाइफ को आपको डिस्क्राइब करना है अर्वन पोएम को पढ़ने के बाद, जिस तरीके से आपने पोएम को समझा है। एंड सेकंड ने पूछा कि आपको इमेजिन यू आर अ जर्नलिस्ट हु वर आस्क्ड टू कवर डॉक्टर किंग्स आई हैव अ ड्रीम। आप एक जर्नलिस्ट हो और आपको कवर करने के लिए दिया गया है टॉपिक आई हैव अ ड्रीम, जो कि डॉक्टर किंग के द्वारा जो लिखी गई है, अभी देखा था मैंने ऊपर, यानी जो स्पीच दी गई है। राइट अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज। तो ये जो पैसेज दिया गया है ऊपर, उसके यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। तो उसी पैसेज को आप थोड़ा सा घुमा फिरा के आप लिख सकते हो। और जर्नलिस्ट जो है मतलब कि हिसाब से कैसे पूछा जाता है, तो एक बार आपको मैं ये भी दे दूंगा, यहाँ से एक बार आप रीड कर लेना। बाकी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए आई हैव अ ड्रीम स्पीच के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव अ ड्रीम इज अ पब्लिक स्पीच दैट वाज डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एंड बैप्टिस्ट मिनिस्टर रहे थे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्यूरिंग द मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम ऑन अगस्त 28, 1963। डैट मीन्स इन्होंने जॉब्स के ऊपर भी बात करी है, फ्रीडम की भी बात करी है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर भी बात करी है, ठीक है। इसलिए इनको सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने रेसिज्म जो यहाँ पे काले गोरे की बात है उसके ऊपर आवाज़ उन्होंने उठाई है, ठीक है। तो एक बार आप मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे, आप एक बार इसको यहाँ से भी रीड कर लीजिएगा। तो सब कुछ मैं टेलीग्राम में आपको देने वाला हूँ। नेक्स्ट जो है सी वाले ऑप्शन में, इसमें आपको डायलॉग लिखना है, ठीक है। तो आप ऊपर का 2 करना, ये थोड़ा बेस्ट रहेगा। ये डायलॉग में आपको अपने आप बनाना पड़ेगा, तो जिसको आता है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो छोड़ देना है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है, इस तरीके से आपका पूरा पेपर यहाँ पे आने वाला है। लेकिन एक चीज़ है जिसमें हमारे ये नोट्स हैं, इस नोट्स के अंदर आप सभी को और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये आपके लिए कुछ सोल्ड पेपर दिए गए हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा, कुछ क्वेश्चन उसमें से रिपीट भी हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे चैप्टर्स के कुछ पैसेज को उठाकर इसमें आपको दिया गया, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, ग्रामर पोर्शन हो गया आपका, इसमें कवर किया गया है, तो आपको दिक्कत इसमें से नहीं आने वाली। तो सोल्ड पेपर 1 में आप देखिएगा यहाँ पे, तो आपको पूरा पैसेज यहाँ पे दिया गया है। सेम आपके देखो जो पैसेज होते हैं सेम आप उसको पढ़िएगा, और इसमें जो को भी उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए। तो क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आंसर्स भी इसमें मिल जाएगा। तो इससे आपको ये थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्लस जो सेम एज इट इज़ दिया हुआ है आप इसको थोड़ा लर्न भी कर लेना, जिससे कि आपको एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए। क्योंकि अभी आपको क्या करना है, वोकैबुलरी थोड़ी नई नई आपको ध्यान रखना है, अच्छे वोकैबुलरी और ग्रामर्स के जो कुछ पॉइंट्स हैं थोड़ा उनको आप थोड़ा रिवाइज करना है, जो आपको काफ़ी दिनों छूट गया है, ठीक है, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे आप इसको रीड करोगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे होंगे और इनके आंसर्स आपको यहाँ पे नीचे यानी यहाँ पे दे दिए, जिससे आपको थोड़ा दिक्कत नहीं आएगा और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ पे क्या यहाँ पे यूज़ होने वाला है। रीराइट वाला आ गया यहाँ पे भाई, जो एरर्स करेक्शन हमें यहाँ पे फाइंड करना है उसके बाद रीराइट करना है उसको। यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, क्लियर है। तो जिस तरीके से पेपर आपके आने वाला है उसी हिसाब से ये नोट्स दिए गए हैं। तो आपको मैं एक रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ इस नोट्स को ले लेना, जिसके लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका पूरा पेपर इसमें से हो जाएगा। ये देखो डायलॉग मैं आपको बता रहा था कि जो सी वाले पॉइंट में डायलॉग आया था, देखो यहीं पे एक डायलॉग पूछा गया, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, इमेजिन द नरेटर इज विजिटेड बाय गोस्ट फादर। ये क्वेश्चन ऊपर एक पैसेज आया हुआ है उसमें से पूछा गया है ये वाला, ठीक है। राइट 10 टर्न्स ऑफ डायलॉग बिटवीन दी, इसके बीच में जो कंटिन्यूइंग स्टोरी जो हो रहा है सजेस्टेड बाय द पैसेज, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें 2 जनों के बीच में जो बात हो रही है आपको सिंपल उसको डायलॉग में कन्वर्ट करना है। जैसे कि राहुल कहता है हेलो अंकल, होप यू आर डूइंग फाइन, जैसे फादर एब्सोल्युटली डियर, हाउ अबाउट यू, क्लियर है। तो ऐसे ही करके आपको सिंपल ये डायलॉग लिखना होता है। तो आपको इससे जस्ट आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें 2 सोल्ड पेपर दिए हुए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेट्स हैं मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ऊपर 2 पेपर सोल्ड है, आप उसको एक बार देख लेना है। सबसे पहला इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट है, यहाँ पे पूरा फॉर्मेट आपको दिया गया है और नीचे आपको एक एग्जांपल के तरीके से सोल्व करके भी मैंने आपको दे दिया है, लेटर टू अ फ्रेंड में। तो इस तरीके से कोई लेटर भी आपके आ जाते हैं तो इजीली आप कर लोगे। कुछ यहाँ पे सोल्व दिए हुए हैं जिसको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेटर में बिल्कुल सिंपल होता है, सबसे पहले आपको सेल्फ एड्रेस लिखना होता है, ये देखिए आप सबसे पहले आपको खुद का एड्रेस लिखना होता है, फिर डेट लिखना होता है, फिर डियर जिसको भी लिखने वालों वो, फिर बॉडी ऑफ द लेटर सिंपल यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट मेन, और यहाँ पे इसके बाद जो आप कहना चाहते हो आपको इतने लाइन में कहना है। और एंड में यू आर लविंग, आप कुछ भी कह सकते हो, है ना, यू आर लविंगली एंड द नेम ऑफ द सेंटर यहाँ पे लिखकर आप उसको सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दे दिया पूरा एग्जांपल इस तरीके से। एंड इसके बाद एक लेटर और दिया है वो कि जो कि फॉर्मल लेटर,
ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे नेम ऑफ द सेंटर आता है, एड्रेस, डेट एंड टू नेम ऑफ द रिसिपेंट एंड डिजिग्नेशन आता है यहाँ पे, कंपनी नेम, एड्रेस एंड इसके बाद वही सैल्यूटेशन, डेट मीन्स जो डियर सर, डियर मैडम जो लिखते हैं हम, एंड सब्जेक्ट, उसके बाद जो आपकी मेन बॉडी है जो आप कहना चाहते हो वो यहाँ पे आता है। और यहीं पे सेम चीज़ इसको एक फॉर्मेटिव रूप में दे दिया यहाँ पे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में एक क्वेश्चन और भी आता है करेक्टर स्केच के ऊपर, ये लास्ट ईयर नहीं, उसके लास्ट ईयर आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो जस्ट आप एक इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मान लो कोई एक ऐसा करेक्टर होगा जो आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा उस पर करेक्टर स्केच लिखिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक पर्सनैलिटी, मान लो नरेंद्र मोदी है ना, या मान लो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सभी को। तो इस तरीके से मान लो आया, उनके ऊपर कैरेक्टर स्केच लिखिए, तो उनको पर्सनैलिटी को आपको डिस्क्राइब करना होगा पूरा एक कैरेक्टर स्केच के रूप में। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि ये देखिए आप, कैरेक्टर स्केच ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। तो कोई सा भी एक टॉपिक ले सकते हो आप और उस टॉपिक पे आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए, ये पूरा हमारा पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा और पूरा फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया है कि पेपर में पूरा कैसे आने वाला है, तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के ऊपर शेयर कीजिए, और नोट्स जो दिया है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाउनलोड करना मत भूलिए। नोट्स जैसे आप क्लिक करोगे BA प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पे, आपके सामने यह पोर्टल खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे नोट्स का लिंक है, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का, ये देखिए। तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे आपको। नोट्स लीजिए और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, टाइम बहुत कम है। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ सभी जगह शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं से आपकी हेल्प करते रहूँ। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन को बढ़ा देती है। जय हिंद, जय भारत।